आज की कहानी एक ऐसे संगीन किलर के बारे में है जिसने बहुत ही अपराध किए थे, जिसमें चोरी, डकैती, लूटपाट, यहाँ तक कि मर्डर भी किए थे। उसके ऊपर 30 केसेस दर्ज थे और वो एक मर्डर के जुर्म में जेल में बंद था। लेकिन जेल में रहते हुए उसकी मुलाकात उसी के जैसे 2 और लड़कों से हुई। उन लोगों के साथ उसने जेल से भाग निकलने का प्लान बनाया और वो भागने में कामयाब भी हो चुका था। और जब वो उस जेल को तोड़कर फरार हो गया, उसके बाद इसका इस जुर्म की दुनिया से एकदम मन सा उब गया था। उसने इस जुर्म की दुनिया को छोड़कर एक साफ सुथरी जिंदगी जीने का फैसला किया। लेकिन उसे अब अपना घर बसाने के लिए किसी लड़की की जरूरत थी जो उसे इतना प्यार करे कि वो कभी इस प्यार को छोड़कर जुर्म की दुनिया में जाए ही नहीं। और ये सब करने के लिए उसने किसी के दिल में प्यार बनाने के लिए एक और अपराध किया, एक आखिरी अपराध। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। थोड़ी देर जरूर हो गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो एकदम बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस शख्स को उसकी किए की सजा तो मिलनी ही थी। अब तक उसने जितने भी अपराध किए थे उनका भुगतान तो इसे करना ही था। आखिरकार पूरी स्टोरी क्या थी, चलिए जानते हैं आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम आईडी ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर, जाइए और जल्दी से फॉलो कर लीजिए और कमेंट में पिक मी जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से। हरियाणा का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम देवेंद्र था। टाइम था 2015। बचपन से ही उसे फिल्में देखने का बहुत ज्यादा शौक था। जब वो 7वीं क्लास में था तब उसने शाहरुख खान की एक मूवी देखी जिसका नाम था डर। और जब से उसने वो डर मूवी को देखा तब से ही वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हो चुका था। वो डर मूवी से बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ था। खास तौर से वो शाहरुख खान के एक्टिंग से प्रेरित हुआ था कि कैसे अगर किसी के दिलों में अपना डर बिठाना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। इसके लिए उसने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, जिसमें से उसने हिटलर के बारे में भी जानने की कोशिश की, यहाँ तक कि चंगेज खान के बारे में भी। वो इन किरदारों से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ करता था। उसे ये लगता था कि ऐसे ही मुझे सामने वालों की नजरों में, उनके दिलो दिमाग में अपना डर बिठाना है। वो चाहता था कि अपना वो खौफ सबके दिलों में पैदा कर दे। और इसका नतीजा आखिरकार ये हुआ कि वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। उसने चोरी, डकैती, लूटपाट, मर्डर, ऐसे कई सारे अपराध वो कर चुका था और वो इस जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि दिल वो हर किसी के पास होता है, तो दिल तो उस व्यक्ति के पास भी था। और इसी दिल के चक्कर में उसके सारे किए किराए पर पानी फिर गया। जितने भी उसने मर्डर किए थे, लूट, चोरी, डकैती, ये सब कुछ जो भी उसने किया था उन सब की सजा इसे मिली, क्योंकि इसे भी एक लड़की से प्यार हो गया था। वो भी अपना घर बसाना चाहता था। वो चाहता था कि वो उस लड़की के साथ शादी करे और नेपाल में जाकर अपना घर बसाए और एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा इस जुर्म की दुनिया को छोड़कर। दरअसल देवेंद्र को दिल्ली कैनॉट प्लेस में जनवरी 2015 में एक लड़की दिख जाती है। वो लड़की अपने किसी लड़के दोस्त के साथ घूम रही थी। जब देवेंद्र ने उस लड़की को देखा तब वो उस लड़की को ही देखता रह गया। वो पहली नजर में ही उस लड़की को अपना दिल दे बैठा था। उसने उस लड़की को देखते ही सिर्फ यही कहा कि अगर मेरी पत्नी कोई बनेगी जिसके साथ मैं घर बसाऊंगा तो वो यही लड़की है, जिससे वो प्यार करेगा और वो लड़की भी देवेंद्र से प्यार करेगी और ऐसे ही हम अपना घर बसा लेंगे। और इसी तरह से वन साइडेड लव यहाँ पर शुरू हो चुका था। दरअसल 2015 में ये देवेंद्र जेल से फरार हो चुका था। जब इसे जेल में लाया गया था तो इसकी 2 लोगों के साथ दोस्ती हो गई थी और दोस्ती होने के बाद इन लोगों ने जेल से भागने का प्लान बनाया और आखिरकार 2015 में ये इनका प्लान सफल भी हो गया। जब ये जेल से भाग चुके थे उसके बाद ये दिल्ली पहुंचे और ये दिल्ली पहुंचकर अपना नाम बदल कर रहने लगे थे। और इत्तेफाक से उसने संडे की शाम को उस लड़की को देखा था जिसका नाम दीप्ति सरना था। वो गाजियाबाद की रहने वाली थी और उसकी उम्र करीबन 24-25 साल के आसपास की थी और वो स्नैपडील में जॉब किया करती थी। तो अक्सर वो दीप्ति को देखने के बाद हमेशा उसी के सपने देखा करता था, उसी के ख्यालों में खोया रहता था। उसे ये लगता था कि दीप्ति के साथ वो शादी करेगा और उसे नेपाल ले जाकर अपना घर बसाएगा। अब यहाँ पर वो देवेंद्र सिर्फ यही सोचता रहता था कि कैसे दीप्ति को अपने प्यार में फंसाया जाए, कैसे दीप्ति उसके साथ प्यार करे, उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो जाए। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया। आखिरकार 150 दिनों तक देवेंद्र ने दीप्ति का लगातार पीछा किया। इन 150 दिनों में
देवेंद्र ने दीप्ति की हर एक डिटेल के बारे में जान लिया था कि वो कौन है, कहां पर रहती है, उसका नाम क्या है, उसके परिवार में कौन कौन है, उसके कौन कौन से दोस्त है, वो कहां पर आती है और कहां पर जाती है, उसके घर से निकलने की टाइमिंग क्या है, और यहां तक कि जब वो घर से निकलती है तो वो किस चीज पर जाती है, उसके रिश्तेदार कौन कौन है और उसके रिश्तेदार कहां कहां पर रहते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन देवेंद्र ने 150 दिनों में निकाली थी। अब सिर्फ सोच यही थी कि दीप्ति को अपने प्यार में कैसे फंसाया जाए। और जब उसने दीप्ति को एक लड़के के साथ देखा तब वो एकदम पागल सा हो गया कि जिसे मैं चाहता हूं और जो मेरी होने वाली है वो सिर्फ मेरी ही होके रहे, सिर्फ मुझे ही प्यार करे, किसी के साथ भी घूमे फिरे नहीं। और उधर वो जो दीप्ति थी वो एकदम मजे से ऐश कर रही थी, उसे किसी भी चीज की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसे तो कुछ भी नहीं पता था कि 150 दिनों से लगातार एक लड़का उसका पीछा कर रहा है, और वो कोई आम लड़का नहीं बल्कि हरियाणा का सबसे बड़ा किलर है। यहाँ तक कि उसे पता नहीं कहां कहां की पुलिस भी ढूंढ रही है। दीप्ति इन सब बातों से अनजान थी और वो मजे कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका आखिरकार फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसने दीप्ति के बारे में हर एक डिटेल तो निकलवा ही ली थी, तो उसे पता था कि दीप्ति हमेशा घर से जब भी निकलती है तो वो ऑटो लेकर कहीं आया जाया करती है। तो उसने 2 ऑटो खरीद लिए और अपने दोस्तों को यह कहा कि ऑटो के काम में बहुत कमाई है, इसमें बहुत पैसा बचता है। तो उसके दोनों दोस्तों ने भी ये बिलीव कर लिया कि ठीक है, कमाई क्या पता हो भी सकती है। वो दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि देवेंद्र ने ये सारा तामझाम किस चीज के लिए किया है। देवेंद्र ने जब ऑटो लिया, ऑटो लेने के बाद वो दीप्ति के उसके ऑफिस के बाहर घंटों घंटों तक खड़ा रहता था और वहां पर वो दीप्ति के आने का वेट किया करता था कि कब दीप्ति आएगी और मेरे ऑटो में बैठेगी। ऐसा कई बार होता भी था, यानी कि आप ये लगा लो कि हफ्ते में 1 या 2 बार दीप्ति उसके ऑटो में बैठकर जहां भी उसे जाना होता था वो वहां जाया करती थी। और देवेंद्र ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था कि चलो थोड़ी ही देर सही, मैं कम से कम दीप्ति के साथ तो हूँ। दीप्ति जब भी देवेंद्र के ऑटो में बैठी थी वो सुबह के टाइम पर बैठी थी, वो रात के टाइम में कभी भी देवेंद्र के ऑटो में नहीं बैठी। इसका एक रीजन था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, कोई किसी लड़की का क्या ही बिगाड़ लेगा, हर कोई यही सोचता है। अगर उस लड़की के साथ कुछ भी गलत होगा तो वो रात के टाइम पर होगा, जब बिल्कुल सुनसान टाइम हो जाता है। हर किसी की यहाँ पर यही सोच होती है। तो दीप्ति भी ऐसा ही कुछ सोचा करती थी। वो रात के टाइम में ऐसा ऑटो देखा करते थे जिसमें पहले से ही 4-5 लड़कियां बैठी होती थी। तो देवेंद्र को इसके बारे में पता चल चुका था कि दीप्ति हमेशा सुबह के टाइम में ही मेरे ऑटो पे क्यों बैठती है, शाम को क्यों नहीं बैठती। तो देवेंद्र ने ये बात 3-4 दिन, 1 हफ्ता लगातार नोट किया कि दीप्ति हमेशा उसी ऑटो में बैठती है जिस ऑटो में पहले से ही लड़कियां बैठी हुई होती हैं। तो देवेंद्र ने यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाया और वो पहले से ही अपने ऑटो में 3-4 लड़कियां बैठा कर ले आया था। और उसे ये लगा था कि अब मेरे ऑटो में लड़कियां बैठी होंगी तो क्या पता दीप्ति उन लड़कियों को देखकर मेरे ऑटो में बैठ जाएगी। और आखिरकार ऐसा हुआ भी, देवेंद्र का प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। दीप्ति देवेंद्र के ऑटो में जाकर बैठ गई और यहाँ पर अभी तक देवेंद्र ने कुछ गलत नहीं किया। दीप्ति देवेंद्र के ऑटो में जाकर बैठ गई और वो ऐसे ही लगातार हर बार देवेंद्र कुछ लड़कियों को बिठाकर लेकर आया करता था और दीप्ति को अपने ऑटो में बिठा लिया करता था, उसे डेली घर ड्रॉप किया करता था। ये सब कुछ बहुत लंबे टाइम तक चला। देवेंद्र ने कभी दीप्ति को शक भी नहीं होने दिया कि वो उसके पीछे है, वो उसे लगातार पीछा कर रहा है या उसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। ये कभी भी दीप्ति को पता ही नहीं चला कि ये जो क्रिमिनल है वो उसके प्यार में पड़ा हुआ है। देवेंद्र कभी भी उसे गलत नजर से नहीं देखा करता था, क्योंकि वो दीप्ति को यह नहीं पता लगने देना चाहता था देवेंद्र की दीप्ति के ऊपर गलत नजर है। वो बस इसी में ही खुश हुआ करता था। और ऐसे ही करते करते देवेंद्र के दिमाग में एक बहुत भयानक आइडिया आया। उसने ये सोचा कि अब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि दीप्ति हमेशा के लिए मेरे पास आ जाए। उसने अपने इस काम को सक्सेसफुल करने के लिए उन 2 दोस्तों को भी ले लिया जो कि उसे जेल में मिले थे। उन्हें उसने झूठ बोला कि भाई हम एक लड़की को किडनैप करेंगे, मैंने उसके बारे में सब कुछ जान लिया है, उसे किडनैप करने के बाद हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। वो दोनों मान गए, लेकिन उन दोनों को इस बात के बारे में क्या पता था कि ये जो देवेंद्र है इसके मन में तो कुछ और चल रहा है। ऐसे ही एक दिन आया 10 फरवरी 2015 का। वो रात के टाइम पर अपने घर जा रही थी, ऑब्वियसली ऑटो में ही घर जाएगी ना, क्योंकि उसका पास कोई व्हीकल तो था नहीं। तो ऐसे ही करते करते वो घर जा रही थी और अचानक से उस ऑटो का टायर पंचर हो गया। उस ऑटो वाले ने कहा कि मैडम आप यहीं पर ही उतर जाइए, मैं आपको कोई और ऑटो में बिठा देता हूँ। और दीप्ति के साथ वहां पर एक लड़की और भी थी। ऑटो वाले ने देखा कि सामने से एक ऑटो और आ रहा था, उसने उस ऑटो को रुकवाया। वो ऑटो किसी और का नहीं बल्कि देवेंद्र का ही ऑटो था। और वो लड़की और दीप्ति उस ऑटो में बैठ गए। उस ऑटो में बैठकर वो वहां से वो निकल गए, लेकिन उस ऑटो में उस
देवेंद्र के साथ 2 लड़के और बैठे हुए थे। जी हाँ, वही लड़के। वो देवेंद्र अपने ऑटो को कहीं और ले गया। दीप्ति के साथ वाली लड़की ने कहा कि भाई ये आप कहां पर लेकर जा रहे हो, हमारा घर इस साइड नहीं, हमारा घर तो इस साइड से है। तो उसने कहा तुम चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हें अपना घर पहुंचा दूंगा। और दीप्ति कुछ उससे पहले कहती, इतने में ही देवेंद्र ने अपना ऑटो भगा लिया था। थोड़ी सी दूर जाकर देवेंद्र ने अपना ऑटो रोक दिया। ऑटो रोकते ही दीप्ति और दीप्ति के साथ जो लड़की थी वो दोनों ऑटो से उतरकर भागने लगते हैं। और इतने में ही दीप्ति को देवेंद्र ने पकड़ लिया और वो जो दूसरी लड़की थी उसे उन 2 लड़कों ने पकड़ लिया जो देवेंद्र के ही दोस्त थे। देवेंद्र के दोस्तों ने उस लड़की को कहा, अगर तुम यहाँ पर चीखी चिल्लाई या फिर तुमने इसके बारे में किसी और को बताया तो मैं तुम्हें तो मारूंगा ही मारूंगा, सबसे पहले इस दीप्ति को मार दूंगा। अब यहाँ पर वो लड़की समझ चुकी थी ये दीप्ति को पहले से ही जानते हैं, इनका कोई और चक्कर है। तो जो देवेंद्र के दोनों दोस्त थे उन दोनों दोस्तों ने उस लड़की को जाने दिया। उन्होंने जाते हुए यही कहा, अगर किसी को बताया तो तुम्हारी मौत पक्की है। और वो लड़की वहां से भाग चुकी थी और जो दीप्ति थी उसे देवेंद्र ने पकड़ रखा था। अब यहाँ पर जो लड़की थी वो उसने एकदम वहां से निकली, भागी और दूसरा ऑटो लिया। दूसरा ऑटो जब उसने लिया वो एकदम घबराई हुई थी, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। ऑटो वाले ने पूछा, मैडम क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तो उस लड़की ने उस ऑटो वाले को सारी बात बताई। ऑटो वाले ने तुरंत पुलिस वालों को कॉल किया। वो लोग पुलिस स्टेशन गए और वहां पर जाकर बताया कि ऐसे ऐसे हम ऑटो में जा रहे थे और मेरी दोस्त दीप्ति को एक ऑटो वाले ने किडनैप कर लिया है। अब पुलिस वालों को यहाँ पर यह तो पता चल चुका था कि एक लड़की है जिसका नाम दीप्ति है, उसे ऑटो वाले ने किडनैप किया है। इतनी देर में पुलिस वाले इस केस की जांच पड़ताल शुरू करते देवेंद्र और उसके दोस्त दीप्ति को किडनैप करके दिल्ली बॉर्डर के पार ले गए थे। देवेंद्र और उसके दोनों दोस्त दिल्ली बॉर्डर तो पार कर ही चुके थे। वो हरियाणा के एक गांव में जाते हैं और दीप्ति को वहां पर रख देते हैं। और देवेंद्र अपने दोस्तों को कहता है कि तुम लोग अब यहां से जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है, जब भी पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम यहां पर बार बार आते रहना, मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे या खाना चाहिए होगा तो तुम मुझे देने के लिए आना। ऐसा देवेंद्र ने अपने दोस्तों को इसलिए कहा था कि उसे पता था कि उसके जो दोनों दोस्त है उनकी गलत नजर दीप्ति पर पड़ सकती है, वो कुछ गलत दीप्ति के साथ कर सकते हैं, इसीलिए देवेंद्र ने यह सब किया था। लेकिन देवेंद्र ऐसा करके दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। वो दीप्ति के कभी कभी हाथ भी खोल दिया करता था, वो उससे बातें करने लगा, लेकिन दीप्ति उस टाइम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। वो कंफर्टेबल होती भी कैसे, क्योंकि देवेंद्र ने ही तो उसका किडनैप किया था। वो दोनों दोस्त बार बार वहां पर आते और दीप्ति के साथ दुष्कर्म करने के लिए कहते। वो उस देवेंद्र को बहुत ज्यादा फोर्स करने लगे। देवेंद्र चीखने चिल्लाने लगता, वो गुस्सा हो जाता, कभी कभी तो वो अपने दोस्तों के ऊपर हाथ भी उठा देता था कि कुछ भी करो लेकिन दीप्ति के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये देखकर दीप्ति को लगा कि हाँ, जब तक ये है मैं यहाँ पर सेफ हूँ। तो देवेंद्र उससे वैसे ही बात करने लगा और देवेंद्र ने दीप्ति से उस दोस्त के बारे में पूछा जिसके साथ वो उस दिन यानी कि संडे के दिन घूम रही थी। दीप्ति ने कहा कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं जब भी घबराई हुई होती थी, मैं रोती थी या मुझे कोई और किसी भी बात की चिंता होती थी तो वो मुझे दिलासा दिया करता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो मुझे दिलासा दिया करता था। तो यही बात दीप्ति ने उसे बताई और साथ में देवेंद्र ने यह कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम एकदम बिल्कुल यहां पर सेफ हो, तुम्हारे साथ मैं यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, मैं इन दोनों के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं इन दोनों से बहुत अलग हूं। ऐसा कहकर वो दीप्ति के दिल में जगह बनाना चाह रहा था। और दीप्ति ने इतने में उससे देवेंद्र से पूछ ही लिया कि तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है, किसके कहने पर किडनैप किया है, क्या किसी ने मुझे किडनैप करने के लिए क्या पैसे दिए हैं? तो देवेंद्र ने कहा कि हाँ, मुझे तुम्हें किडनैप करने के लिए किसी ने पैसे दिए हैं। वो ये साफ साफ शक उसी के दोस्त के ऊपर थोपना चाहता था कि उसके दोस्त ने ही दीप्ति को किडनैप करने के लिए पैसे दिए हैं। देवेंद्र ऐसा करके दीप्ति के मन में उसके दोस्त के प्रति जेलसी पैदा करना चाहता था। जेलसी तो क्या, उसका विश्वास एकदम तोड़ देना चाहता था। तो ये सब करने में वो शायद कामयाब भी हो रहा था। दीप्ति को भी ये लग रहा था कि इन तीनों लोगों में से चलो कोई तो लड़का ढंग का है जो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा, जो मेरी परवाह कर रहा है। और उधर गाजियाबाद में पुलिस वालों ने गाजियाबाद को पूरा तहस नहस कर दिया था। उन्होंने हर जगह पर दीप्ति की तलाशी की, उन्होंने दीप्ति को ढूंढा लेकिन दीप्ति कहीं पर भी नहीं मिली। और ऐसे ही कुछ ऑटो वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि एक लड़का था जो नया नया आया था, वो यहाँ पर कई दिनों से ऑटो चला रहा था। तुरंत पुलिस वाले आरटीओ में गए। आरटीओ में जाकर उन्होंने सारे ऑटो वालों की लिस्ट निकलवाई। लिस्ट निकलवाने के बाद पता चला कि एक ऑटो नया नया लिया गया है और उसका नाम उस रजिस्टर में गलत है। जी हाँ, देवेंद्र ने एक गलत नाम पर
नाम बदलकर ऑटो खरीदा था। और यहाँ पर पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करना क्या चाहिए। तो एक सीसीटीवी कैमरे में वही ऑटो दिखाई देता है और उसी ऑटो में देवेंद्र नाम का लड़का बैठा हुआ था। जब पुलिस वालों ने उस देवेंद्र नाम के लड़के की जांच पड़ताल की तब उन्हें पता चला कि इस देवेंद्र के नाम पे तो कई केसेस दर्ज हैं। यहाँ पर उस पर केसेस लूटपाट, मर्डर, किडनैपिंग, पता नहीं किस किस के केसेस दर्ज हैं। और इधर जो देवेंद्र के दोस्त थे वो देवेंद्र पर बार बार भड़क रहे थे कि हमें फिरौती के पैसे कब मिलेंगे, हमें फिरौती के पैसे कब मिलेंगे, हमें पैसे की जरूरत है, हमें पैसा चाहिए। इधर वो कैसे ना कैसे करके देवेंद्र उन दोनों दोस्तों को टाल देता, बात को वहीं पर ही रोक देता। लेकिन एक बार तो हद ही हो गई, वो दोनों दोस्त देवेंद्र के ऊपर चढ़ गए, उसे मारने पर उतारू हो गए थे कि हमें फिरौती के पैसे चाहिए। देवेंद्र अब यहां पर समझ चुका था कि अब यहां पर बात हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है, मुझे कैसे भी करके अब दीप्ति को मनाना होगा और उसे छोड़ना होगा। तो वो तुरंत दीप्ति के पास गया। उसने कहा कि मेरे दोस्त अब एकदम भड़क चुके हैं, तुम यहां पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, यहां से तुम भाग जाओ। देवेंद्र दीप्ति को यहां पर जाने तो दे रहा था, लेकिन उसने साथ में दीप्ति को यह भी कहा कि तुम देख रही हो ना कि मेरे दोस्त कैसे हैं, वो तुम्हारे साथ गलत हरकतें करना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें इसीलिए यहां से जाने दे रहा हूं। और साथ में तुम इस बात का भी ध्यान रखना कि वो जो तुम्हारा दोस्त था उससे तुम दूर रहना, उसे तुम बचकर रहना। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हारी जान पर भी खतरा हो सकता है। देवेंद्र ये सारा काम इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो दीप्ति के दिल में अपनी जगह बना सके और इनडायरेक्टली वो उसे डरा धमका भी सके। और देवेंद्र अपने काम में सक्सेसफुल भी हो रहा था। देवेंद्र जल्द से जल्द उसे वहां से लेकर जाता है और दिल्ली की एक ट्रेन में बिठाने लगता है। दिल्ली की ट्रेन में जब देवेंद्र दीप्ति को बिठा रहा था तो उसने दीप्ति से जाते जाते ये पूछा कि तुम यहां से एक दोस्त बनाकर जा रही हो या फिर एक दुश्मन बनाकर जा रही हो। जाते जाते दीप्ति ने कहा कि मैं यहां से अपना एक दोस्त बनाकर जा रही हूं। तो देवेंद्र को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि दीप्ति के दिल में शायद अब मेरे लिए जगह बन जाएगी। और दीप्ति ने ट्रेन में बैठे बैठे वहीं पर किसी से फोन लिया और अपने घर में फोन करके अपने घर वालों को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे किन्हीं 3 लोगों ने मेरा किडनैप किया था और उनमें एक लड़का बहुत अच्छा था जिसने मेरी मदद की और मेरे साथ दुष्कर्म होने से मुझे बचाया और मुझे दिल्ली की ट्रेन में बिठा दिया है। मैं दिल्ली की ट्रेन में बैठ चुकी हूं और थोड़ी देर तक मैं घर भी पहुंच जाऊंगी। पुलिस वालों को जैसे इस बात का पता चला कि देवेंद्र जैसा खतरनाक आदमी कैसे एक लड़की को बिना कुछ किए, बिना फिरौती मांगे छोड़ सकता है, पुलिस वाले तुरंत दीप्ति से मिले और उससे सारी बातें पूछी कि उसे कैसे किडनैप किया गया था, कहां पर किडनैप किया गया था, उसे कहां पर ले जाया गया था। और ये सारी बातें दीप्ति से पूछी गई। तो दीप्ति ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक अच्छा लड़का था, उसने मेरी बहुत मदद की, बहुत हेल्प की और यहां तक कि उसने मुझे घर भी पहुंचाया है। तो वो लड़का गलत कैसे हो सकता है। तो पुलिस वालों ने उनके घर वालों को यह बताया कि वो जो लड़का देवेंद्र है वो किलर है, वो किडनैपर है, उसने चोरी डकैती ये सारा कुछ किया है। तो समझ नहीं आ रहा उसने बिना फिरौती के दीप्ति को छोड़ कैसे दिया। यहाँ पर अब देवेंद्र की तलाश शुरू हो चुकी थी। देवेंद्र के स्केच बनवाकर हर जगह पर लगवा दिए गए थे। अपने गुप्तचरों को भी अब अलर्ट कर दिया गया था कि देवेंद्र की शक्ल ये है, ये आप लोगों को कहीं पर भी मिले, इसका आप लोगों को पता चले तो तुरंत हमें बताएं, इसे बस कैसे भी पकड़ना है। जैसे ही पुलिस वालों को देवेंद्र के बारे में पता चला, पुलिस वालों ने देवेंद्र को उसी टाइम अरेस्ट कर लिया। देवेंद्र को अरेस्ट करने के बाद देवेंद्र से पूछा गया कि ये सारा तामझाम तुमने क्यों किया था। तो उसने बताया कि मैंने पहली बार दीप्ति को देखा तो मैं उसे पहली बार में ही दिल दे चुका था। उसके बारे में सारी डिटेल निकालने की कोशिश की तो मैंने इसलिए ऑटो खरीदा। ऑटो खरीदने के बाद मैं उसे अपने ऑटो में बिठाकर ले जाया करता था, लेकिन दीप्ति को इस बारे में कभी भी नहीं पता चलने दिया मैंने। और उसके बाद 150 दिनों तक मैंने लगातार दीप्ति के बारे में हर एक चीज जान ली थी। और उसके बाद मैंने एक दिन मौका देखकर दीप्ति को किडनैप करके उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने उसके साथ सिर्फ ये इसीलिए किया ताकि मैं दीप्ति के साथ शादी कर सकूं, दीप्ति के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर सकूं। मैंने ये सिर्फ इसीलिए किया था। मेरे दोस्तों ने इसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने दीप्ति के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। और जब दीप्ति ने रिपोर्टर्स को देखा, न्यूज देखी, सारी डिटेल जब दीप्ति को पता चली, तब पहली बार दीप्ति को इस बारे में पता चला कि देवेंद्र ने ही दीप्ति को किडनैप किया था। देवेंद्र उससे वन साइडेड लव करता था और इसी चक्कर में देवेंद्र ने उसे 150 दिनों तक उसका पीछा किया, उसकी हर डिटेल के बारे में जाना। वो कोई शरीफ लड़का नहीं था, बल्कि वो एक क्रिमिनल था जिसने दीप्ति को पाने के लिए, दीप्ति के दिल में जगह बनाने के लिए ये सारी प्लानिंग की थी।
दीप्ति को जब इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह चुकी थी। अब यहाँ पर जब देवेंद्र को अरेस्ट किया गया, देवेंद्र का इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में देवेंद्र से जो जो भी सवाल पूछे गए, देवेंद्र उसका बिना डरे, उसके माथे पर एक भी शिकन ना होना, वो हर एक बात के सवाल का जवाब दिए जा रहा था। वो किसी भी चीज को लेकर टेंशन में नहीं था। उसे सिर्फ मलाल इसी चीज का था कि दीप्ति अब उसके हाथों से जा चुकी है। पुलिस वालों ने उसके बाद उससे पूछा कि सारा कुछ तुमने क्यों किया, किस वजह से किया, अगर किया तो दीप्ति को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया। तब उसने बताया कि मैंने पहली बार दीप्ति को देखा था तो मैं उसे दिल दे बैठा था, और मैं जब 7वीं क्लास में था तो मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था डर, जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला का रोल था, और जूही चावला शाहरुख खान से डरा करती थी और शाहरुख खान अपना उसके साथ घर बसाना चाहता था। तो ऐसे ही मैं भी अपनी जिंदगी में एक लड़की को चाहता था जो सिर्फ मुझे प्यार करे, मेरे साथ रहे, मैं इस जुर्म की दुनिया से बहुत दूर चला जाऊं, अपना अच्छा सा एक काम करूं और अपनी बीवी का ख्याल रखूं, और मैं नेपाल जाकर अपना घर बसाऊं। इसीलिए मैंने दीप्ति के साथ ये सब कुछ किया। मैं दीप्ति को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तो इसीलिए मैंने दीप्ति को किडनैप किया, उसके दिल में जगह बनाने की सोची, और मैं उसके साथ नेपाल जाता, उसके साथ शादी करता और आराम से रहता। और इधर जब पुलिस वालों को देवेंद्र ने ये सब कुछ बताया तो पुलिस वालों को लगा कि ये अजीब ही किस्म का क्रिमिनल है, पता नहीं ये क्या कुछ सोचता है और क्या कुछ करता है, ऐसे क्रिमिनल को सजा तो जरूर होनी चाहिए। और उधर जो दीप्ति के परिवार वाले थे, अब वो लोग सच में देवेंद्र से बहुत ज्यादा डर चुके थे, और कहा यह जाता है कि 1 साल बाद देवेंद्र को जमानत हो गई थी और वो जेल से बाहर आ गया था। इसी डर के कारण कि देवेंद्र जेल से बाहर आ चुका है तो दीप्ति के घर वालों ने अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया था। अब नहीं पता कि देवेंद्र कहां पर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। लेकिन उसने लास्ट टाइम पुलिस वालों को यह कहा था कि अब दीप्ति तो मुझसे दूर हो चुकी है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा, वो जहां पर भी रहे हमेशा खुश रहे, मैं उसके साथ हमेशा प्यार करता रहूंगा, चाहे एक तरफा ही सही, मुझे दीप्ति से प्यार है और अब मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। ये थी दीप्ति सरना की स्टोरी। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जल्दी से फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अर्नब दास को, कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।